हेलो स्टूडेंट। आप सभी अच्छे होंगे। मैं मैथ की सबसे पहली क्लास यूट्यूब पर लेकर आया हूँ, जिसमें बिना मैथ के बेसिक को जाने हम किसी भी तरीके के मैथ को अच्छे से नहीं सीख सकते। तो मैथ को सीखने के लिए पहले उसका बेसिक आना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा पूरी अच्छे से समझाने की। आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट करें। और जो बच्चे बहुत ही मैथ में कमजोर हैं, जो मैथ से डरते हैं, भागते हैं और उन्हें मैथ से बहुत ही दिक्कत होती है, ये सब्जेक्ट भारी महसूस होता है, तो उसी सब्जेक्ट को मैं आसान बनाने के लिए आप सभी के लिए यूट्यूब पे एक मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा चिन्ह की पहचान है। क्योंकि बिना चिन्ह की पहचान के हम अंकों को या संख्याओं को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। आज हम चिन्हों की पहचान को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, चिन्हों की पहचान। पहला चिन्ह हमारा प्लस का होता है, जो ये बताता है कि संख्याओं को जोड़ना है। जो दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। वैसे इस पे एक मैथ का रूल है कि प्लस प्लस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। प्लस प्लस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। प्लस प्लस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। जैसे अब हम प्लस के साइन का प्रयोग बता रहे हैं। पहला टॉपिक है कि जैसे प्लस का 2 ले लिया है, 3 ले लिया है, 4 ले लिया है, 1 ले लिया है, 4 ले लिया है, या 2 3 4 1, यानी कि 2 + 3 5 और 4 9 और 1 10। क्लियर हो गई बात। ये हमारा जो प्लस का चिन्ह है वो किस काम आता है? अंकों को या फिर संख्याओं को जोड़ने के काम आता है। यहाँ पर हमने अंकों का प्रयोग करके दिखाया है पहला एग्जाम्पल में। अगर इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, एग्जाम्पल सेकंड ले लें, तो इसमें हमने अंकों का यूज किया है, हम संख्याओं का यूज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक संख्या 10 है और एक संख्या मान लेते हैं हमारे पास 15 है। इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़कर साइन बताएगा, दोनों को जोड़कर 25 संख्या। तो प्लस की संख्याएं क्या होती हैं? हमेशा जोड़ने के, प्लस का साइन हमेशा जोड़ने के काम आता है। तो हम तीसरे, अब सेकंड साइन पर पहुंचते हैं। दूसरा चिन्ह हमारा माइनस का चिन्ह है और माइनस माइनस की संख्याएं, माइनस माइनस की संख्याएं, माइनस माइनस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, जुड़ती हैं और माइनस में ही लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो देखो, इस तरीके से हम माइनस का रूल सीख रहे हैं। माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का फिर 2 ले लिया है। तो इन अंकों का प्रयोग करके हम एग्जाम्पल 1 दे रहे हैं। देखो, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, सबको जोड़ देते हैं। माइनस माइनस माइनस, क्या बोला? माइनस 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 की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं और माइनस में ही लिखी जाती हैं। तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि 2 और 3 5 और 2 7, तो हम माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे 7। लेकिन माइनस का चिन्ह अगर, अब हमारे पास माइनस का चिन्ह दूसरी तरीके से भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा रहे हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? जैसे कि अगर हम 7 - 2 कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से माइनस दो तरीके से काम करता है। तो माइनस को बहुत अच्छे से जान सकते हैं हम। माइनस माइनस अगर इक्वल साइन है तो हम उसे जोड़ेंगे, और अगर एक माइनस है दो संख्याओं के बीच में तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। या अब तीसरा रूल ये है इसका, प्लस माइनस का तीसरा रूल ये है कि अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, प्लस माइनस की संख्या, प्लस माइनस की संख्या हो या माइनस प्लस की संख्या हो, संख्या हो, हमेशा घटता है, हमेशा घट जाता है, घट जाता है।
बड़ी वाली संख्या में से ही बचता है, में से ही बचता है, बचता है और उसी का चिन्ह आता है, उसी का चिन्ह आता है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक संख्या माइनस की 7 है और एक प्लस की 5 है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो 7 माइनस की है और प्लस की 5 है। तो यहाँ पर कौन सा रूल है? माइनस प्लस। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ लिख दें कि इसे आगे लिख दें और इसे पीछे लिख दें, तो भी ये प्लस की है और ये माइनस की है। यहां पर बड़ी क्या है? यही है बी। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो, तो रूल ये कहता है कि हमेशा घटेगा। माइनस प्लस की संख्या हो या माइनस प्लस, प्लस माइनस की संख्या हो या माइनस प्लस की संख्या हो, हमेशा घट जाता है और बड़ी बड़ी संख्या में से ही बचता है और उसी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या 7 ही है और प्लस की 5 है, तो बड़ी संख्या में से घटता है, 7 में से 5 घटा देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा माइनस का। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने रूल के अकॉर्डिंग सवाल को करा है, इसी वजह से गलती नहीं की है। अब हमने दो चिन्हों को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब मैं तीसरे चिन्ह पर जा रहा हूं जो कि गुणा का चिन्ह है, जिसे मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं, उसके बाद भाग का और इक्वल का है। अब मैं अगले चिन्हों के लिए, अगले हमारा मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का, इसका प्रयोग अंकों पर भी कर सकते हैं और संख्याओं पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 अंकों पर करें, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, समझाते हैं इसे। जैसे मैंने लिया 2 गुणा 3, बहुत इजी एग्जाम्पल है और इसे आसानी से बच्चे समझ जाएंगे, बड़े भी। 2 तिया 6, 2 अंकों की कर ली हमने मल्टीप्लाई, ये अंकों पे अप्लाई हो गया। अब संख्याओं पर कर लेते हैं, यानी कि जैसे कि 2 अंकों से ज्यादा पे भी कर लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा फिर 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ये आ गया अगला एग्जाम्पल। तो 2 से ज्यादा अंक भी ले सकते हैं। अब हम जो है संख्याओं पे अप्लाई करते हैं इसको। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 4 ले लिया है, कोई संख्या बना लेते हैं, जैसे कि 10 है। 10 के बाद मान लो कि 3 है, तो इसमें एक संख्या है, 2 अंक हैं, तो 4 धाई 40, 40 दिया 120, तो 120। इस तरीके से ये चिन्ह हमारा गुणा का काम करता है। अब इसके बाद जो चिन्ह आता है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, डिवाइड का साइन बोलते हैं जिसे। इस डिवाइड के साइन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें वस्तुओं को, चीजों को आपस में एक से ज्यादा भागों में बांटना होता है। सपोज करो कि कोई संख्या मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमें 120 एक संख्या दी है, 120 एक संख्या है जिसे 4 बराबर भागों में बांटना है, जिसे 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 4 भागों में बांटना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 120 भाग 4, तो ये इस काम में आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 120 बटे 4। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। जो आसान करना होता है ऐसे, यानी कि 4 भागों में बांटना है तो 4 को यहाँ बाहर लिख दो, और जिस जो संख्या को तुम्हें बांटना है, आपको डिवाइड करना है, उसको अंदर लिख दो। और जैसे इसको पढ़ते हैं, 4 तिया 12 और 0 कुछ नहीं बचा, ऊपर से 0 आ गया, 0 में टेबल नहीं जाएगा तो इसको यहां लिख दो। इस तरीके से हमारी डिवाइड हो जाती है। और यहाँ भी बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं, 4 तिया 12 और 0 यहाँ को लिख दो तो 30 आ गया। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर 4 भागों में बांटा, तो प्रत्येक व्यक्ति पर 30 30 30
रुपए मान लो या कुछ वस्तु मान लो, कुछ भी पेन मान लो, तो ये 30 भाग आया। इसलिए भाग के चिन्ह का प्रयोग केवल संख्याओं को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए किया जाता है। एक आखिरी चिन्ह है और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका, इसी तरीके से इजी सा। मान लो एक संख्या हमारे पास 12 है, 12 को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 12 को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 12/3, 3 चौक 12, यानी कि 3 भागों में बांटोगे 12 को, तो 4 4 4, 4 बार आएगा, 4 4 आएगा एक एक भाग पर। तो इसलिए हमें भाग के चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी इजी तरीके से पूरा कर सकें। अब हम 4 4 4 4 जोड़ेंगे तो टाइम काफी खर्च होगा, इसलिए एक ही बार उसको डिवाइड कर देते हैं। एक पर तुरंत हमें मालूम पड़ जाता है कि हम एक व्यक्ति पर कितना आएगा, या पर पर्सन पर कितना डिजिट आएगा, या कि कितना यूनिट आएगा, इसका हम पहचान लेंगे। अब आखिरी चिन्ह हमारा जो 5वां चिन्ह है वो बराबर का है। बराबर केवल ये बताता है, इसे मिटा देते हैं क्योंकि अगले सवाल को समझाने के लिए बराबर के चिन्ह का प्रयोग समझा। जो पहले स्टेप का आखिरी टॉपिक है, यानी कि बराबर। बराबर ये बताता है, मान लो सपोज करो कोई सवाल स्टार्ट हुआ ब्रैकेट का, ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये 2 है प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3 फिर ब्रैकेट 4, फिर एक बड़ा स्टेप लगा दिया है प्लस का ब्रैकेट। ये क्वेश्चन दे दिया हमने, तो ये स्टेप बाय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो हम इस इक्वल का साइन ऐसे चलाएंगे, तो ये बताएगा कि अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाकर ये रुक जाएगा, इसका फुल स्टॉप मतलब कहाँ पर जाकर एंड है। तो इस तरीके से, इस तरीके के सवाल को करने के लिए पहले ब्रैकेट का ज्ञान होना चाहिए। ये मैं आगे आने वाले बेसिक में बताऊंगा क्लियर तरीके से। फिलहाल तो इसका बराबर का प्रयोग बता रहा हूं मैं। सवाल तो प्रयोग की वजह से लिया गया है, तो इसमें 3 ऐसे ले लेंगे, प्लस का साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ब्रैकेट हम तब खोलते हैं, सबसे पहले इस तरीके के सवाल में छोटा ब्रैकेट क्लियर करा जाता है, खोला जाता है या जोड़ा जाता है। तो 4 और 3 7 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 4। अब सवाल यहां था, अब सवाल यहां से स्टार्ट हो गया, तो अब अगले स्टेप में क्या, ब्रैकेट को सोल्व करा जाएगा, अंदर वाले को प्लस 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 7 आ गया है, और ये 4 ऐसे ही लिख दिया हमने। अब देखो इसमें कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, तो सवाल अभी आगे स्टार्ट हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 7 और 2 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 जोड़ देते हैं। अब ये ब्रैकेट छोटा भी हो गया और सोल्व भी हो गया। अब ये सवाल यहां से स्टार्ट हो गया, बराबर बराबर यहाँ आ गया है, तो ये प्लस 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 13 आ गया है। प्लस ब्रैकेट हट जाता है जब किसी बाहर के उसके साइड वाले चिन्ह की या उसकी अंक की गुणा अंदर हो जाती है, तो ब्रैकेट हट जाता है। लेकिन मेन मकसद हमारा इस क्वेश्चन से नहीं है, यहाँ पर मेन मकसद है साइन की पहचान कराना कि साइन क्या बताता है। साइन ये बताता है कि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, अब स्टेप ये आया है, पहला स्टेप ये है, अगले स्टेप में ये हुआ, अगले स्टेप में ये हुआ, आखिरी स्टेप में जाकर ये हुआ, और लास्ट स्टेप में जाकर ये जुड़कर, सपोज करो कि कोई भी नंबर होता, अगर इसके बाद भी कोई नंबर होता, मान लो कि इसके बाद नंबर 2 चलता, तो वो स्टेप के साथ नहीं चलेगा, वो स्टेप के बाद ही होना है। इस तरीके से हमारा, तो ये ब्रैकेट में प्लस प्लस प्लस, और ये लास्ट वाले स्टेप में 2 लिया है, तो ये बाद वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम सबको जोड़ लें तो क्या आएगा, 3 और 13 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18। तो ये अब सोल्व नहीं होगा, तो ये यहाँ पर आंसर आ चुका है, और बराबर यहाँ तक है। तो बराबर केवल क्वेश्चन को ही बताता है कि क्वेश्चन कहाँ तक है। इसके बाद हमने चिन्ह जो है प्लस माइनस गुणा भाग और बराबर, ये पांचों चिन्ह जो है अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब हम इन चिन्हों के बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जो दूसरा टॉपिक हमारा है अंकों की जानकारी, यानी कि अंक क्या होते हैं। अंक हमारे होते हैं डिजिट। डिजिट मतलब अंक केवल 9 होते हैं, और संख्याएं बहुत सारी, लेकिन संख्याओं से पहले अंकों की जानकारी होना ही जरूरी है, क्योंकि अंक जो है अपने आप में स्वतंत्र है, और संख्या जो है अंकों पर निर्भर है, क्योंकि अंकों से ही संख्याएं बनी है। अंक नहीं बने किसी से, अंक अपने आप में एक प्रतीक है, अपनी संख्या का प्रतीक है।
जैसे 0 अंक पहले नहीं था तो पहले 9 थे, उसके बाद 0 को शामिल किया गया, तब सारे अंक पूरे हुए, तब हम 10 लिख पाए। पहले स्टार्टिंग में 9 अंक थे, तब हम 9 तक लिखते थे, फिर 10 नहीं होता था, उसके बाद डायरेक्ट 11 लिखते थे, फिर 20 नहीं आता था, 21 लिखते थे, फिर 30 नहीं आता था, सीधा हम 31 पे पहुंचते थे। ऐसे ही 39 आता था लेकिन 40 नहीं आता था। तो इन चीजों की दिक्कत को हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और सभी देशों की इस दुविधा मुश्किल को आसान कर दिया 0 लाकर। तो 0 के आने से सारे अंक हीरो बन गए, यानी कि सबकी पूर्ति हो गई। उसके बाद 9 के बाद 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, फिर 2000, 2003, ऐसे मतलब सभी अंकों का एकदम कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया। तो 0 भी इसलिए अंकों में शामिल किया गया है, बिना 0 के अंक अधूरे थे। तो इसलिए अब इसमें कुल अंकों की संख्या जो है, वो कुल अंकों की जो संख्या है वो हमारी 10 है। और तीसरा टॉपिक ये है, अंकों की संख्या हमने लिख दी है जिनको डिजिट बोलते हैं। डिजिट हमारी केवल 10 होती है, यानी कि 10 होते हैं अंक, और अंकों के बाद बनती है, अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। जो अगला टॉपिक हमारा संख्याएं है। अगर हम इन अंकों को, इन संख्याओं को अच्छे से जान लें तो मैथ की कोई सी भी क्लास हो, कैसा ही मैथ हो, बहुत ही आसानी से सरल तरीके से सीख सकते हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा मैथ में एकदम बेहतरीन तरीके से फ्लुएंटली मैथ सीख सकता है। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं और कैसे बनी होती हैं। तो देख लें कि सभी संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे लिखा है सभी संख्याएं अंकों से मिलकर बनती हैं, जिनमें अंकों को एक से अधिक बार प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी कि अंकों को हम एक से ज्यादा प्रयोग करेंगे। जैसे कि सपोज करो कोई अंक ले लिया हमने, 2 अंक ले लिया, इस अंक का 2 बार प्रयोग कर लेते हैं, तो 2 और 2 क्या बन गया, 22 नंबर बन गया। अब इसी अंक का हम और 3 बार प्रयोग कर लेते हैं तो 222 हो गया। इसी तरीके से और भी अंक ले लें हम, 1, 2, 3 ले लें, तो इन अंकों से हम 123 संख्या को लिख सकते हैं, 123, यानी कि इसको हम 231 भी लिख सकते हैं, 221 यानी कि 231। और इसी अंकों का इधर उधर ट्रांजिक्शन करके या इसका परिवर्तन करके देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 213 यानी कि 213। तो इस प्रकार हम अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। इसीलिए अंकों का बार बार प्रयोग करके अनेक संख्याओं को बनाया जा सकता है। और फिर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। फिर इन्हें मुख्य कुछ भागों में बांटा गया है जो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी अनंती होंगी, क्योंकि इन संख्याओं को बनाने के लिए भी कुछ और संख्याएं बनाई गई है जिनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 1 से लेकर शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और क्रमागत संख्याएं आती हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो फिर ये अनंत तक कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट अनंत तक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसे कहलाई, जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही हम 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0 को भी जोड़ लेते हैं या उसको भी साथ ले लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जिनको होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 0 को लेकर और सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेकर क्या कहलाता है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, हम बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाह रहे हैं ताकि आप जल्दी से समझ जाओ। मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, बनी तो पूर्ण संख्याओं से ही है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में प्लस के, 0 को लेकर प्लस माइनस के अंकों का प्रयोग किया गया है। वास्तव में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, वो उसका इनवर्सली रूप होता है, विपरीत संख्या होती है। माइनस की कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन इसे एक संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। जैसे कि 0 बीच का एक 0 अंक है जो 2 संख्याओं को अलग करता है। 0 के आगे की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से पहले की संख्याएं जितनी भी कहलाती हैं वो निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर इसे लिखकर दर्शा सकते हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या हम बताना चाह रहे हैं, वैसे समझ नहीं आ रहा इसमें।
आप लिख के बताएं सर, परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या दिखाते हैं? पी बटे क्यू के रूप का बोलना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त इसमें एक ये है कि पी नंबर कुछ भी हो सकता है। पी 0 हो सकता है, पी माइनस का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, प्लस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। 0 नहीं हो सकता है यानी कि Q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ना तो अगर 0 से अगर हम 0 से किसी भी संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, हम कोई भी फाइनाइट नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए परिमेय संख्या में क्या नहीं होता है? 0 कभी नहीं होता है। 0 के अलावा सब नंबर होंगे, सारे नंबर इसके ले सकते हैं, तो माइनस का 1 ले सकते हो, माइनस का 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, प्लस का माइनस का कुछ भी एलिमेंट नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? पी बटे क्यू के रूप की संख्याओं को क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद हमारे पास आता है, परिमेय संख्या के बाद जो टॉपिक आते हैं हमारे पास वो आता है अपरिमेय संख्या। जो आज की क्लास है केवल संख्याओं पर आधारित थी। आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है वो कंफर्टेबल रही होगी और बहुत लाभदायक रहेगी आपके लिए। अगर इसे अच्छे से सपोर्ट करें तो मैं और भी कोशिश करूंगा बनाने की, ताकि मैथ की अच्छे से जानकारी दे सकूं, क्योंकि मैं भी मैथ का ही एक स्पेशल टीचर हूं, ताकि आपके लिए मैथ एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप और ऑल कंपटीशन का मैथ मैं इसमें डालूंगा। और भी मैथ की क्लासेस हैं, अभी फिलहाल मैं बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए डाल रहा हूं ताकि बेसिक मैथ आ जाएगा तो हर तरीके का मैथ आ जाएगा। अगर बेसिक मैथ नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। मैथ कहीं से भी सिखा दो तो कोई मैथ बीच में से नहीं आता है। इसलिए हम आखिरी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्या हमारी क्लियर हो चुकी है, 4 1 2 3 4 और 3 इसके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो आज हम लास्ट टॉपिक इसका ये है, और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? यानी कि जिस संख्या को हम √5 के रूप में लिख सकते हो, रूप में लिखी संख्या होती हैं, लिखी होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। यानी कि अगर हम वैसे बताएं अपरिमेय संख्या को तो इस तरीके की संख्या होगी 1.01 कोमा, इसके बाद इस तरीके से 001 0001 0000001। ये संख्या कभी भी कोई भी इक्वल नंबर नहीं देगी, इसमें कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। जैसे कि और एक आध नंबर ले लेते हैं 2.31026712003 और इस तरीके से कोई ना कोई नया नंबर देता ही रहेगा। तो ये नंबर कहीं भी फाइनाइट नहीं होगा। फाइनाइट का मतलब कहीं रुकेगा नहीं, इसीलिए इसे अपरिमेय बोला गया है। और इसको रूट को हम फाइनाइट करते ही रहते हैं। तो इसमें जैसे दो रूट का मान होता है 1.414, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 3 अंकों तक ले सकते हैं, और ज्यादा अंकों तक लेंगे तो कहीं तक भी फाइनाइट नहीं होगा, इसे निकालते रहो निकलता रहेगा। इसी तरीके से जैसे √3 है, इसकी वैल्यू 1732 होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो लेते हैं केवल 3 अंकों तक लेते हैं, और इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम। इसीलिए जितने भी रूट में अंक होते हैं सबको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। वो इस तरीके से भी लिखे हो सकते हैं, किसी परिमेय में अपरिमेय भी जुड़ सकती है तो वो अपरिमेय ही कहलाएगी। यानी कि अपरिमेय को अगर किसी से तुमने डिवाइड करा है तो वो भी अपरिमेय होगी। अगर किसी संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या घटी है तो वो भी अपरिमेय होगी। अगर किसी अपरिमेय में से कोई संख्या जुड़ी है तो वो भी अपरिमेय होगी। यानी कि अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय ही रहती है, चाहे उनमें किसी भी संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो जितनी भी रूट वाली संख्या होती हैं, जो रूट के अंदर लिखी होती हैं, उनको हम अपरिमेय कहते हैं। और आज का टॉपिक सारे यही थे जो मैंने बेहतरीन तरीके से कोशिश करी है समझाने की। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझे हिम्मत और हौसला देंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे या आगे बढ़ाएंगे, तो मैं हो सकता है और अच्छे से
करूँ इसको और अच्छे से पढ़ाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दूर दूर तक वीडियो पहुंचे, ताकि वो बच्चे जो बहुत ही कमजोर हैं, जिनको पढ़ने की लगन भी है, चाहते भी हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते, अच्छे टीचर मिल नहीं पाते, कंपटीशन का मैथ हो या किसी भी सब्जेक्ट का या एकेडमी का या किसी भी लेवल का मैथ हो, उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं।